अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर सब स्टूडेंट्स होप सो कि आ गए हैं। 41 स्टूडेंट्स हैं अभी जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है। तो ऐसा है कि आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, ग्रुप 5A एलिमेंट्स एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज जो हमने पढ़ना है वो 4.1 है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और साथ हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं ग्रुप 5A एलिमेंट्स के। ठीक हो गया। हमने जो है पीछे 1A को भी पढ़ा है, 2A को पढ़ा है, 3A को पढ़ा है, 4A को पढ़ा है, और अब हमने क्या करना है 5A को पढ़ना है। ठीक है, तो 5A को हमने आज इसके जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है ना 5A एलिमेंट्स के, वो देखनी है। कि सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है और किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो कैसा। जी सेकेंड ईयर, आपके सामने यहाँ पर ये शो हो रहा होगा, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ है। ठीक हो गया, तो आज जो है हमने यहाँ पर देखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में देखना है कि इसमें से कौन से मेटल हैं, कौन से मेटलाइड हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा जो है हमने देखना है कि कुछ जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी एलिमेंट्स से चेंज हैं, वो देखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज भी शेयर करती हूँ, जरा रुकें। हाँ जी सेकेंड ईयर, आपके साथ यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है मलाइका। अभी याद आ रहा है आपको मीटिंग ज्वाइन करने का। आपको यहाँ पर पेज शो हो रहा है ग्रुप 5A एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखना है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। हमने सबसे पहले देखना है कि इनमें से मेटल कौन सा है, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। उसके बाद जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी जो है ये क्या बनाते हैं, एलोट्रॉप्स बनाते हैं। वो देखना है कि किसके कितने एलोट्रॉप्स हैं। बुक पे तो आपके सिर्फ उसने बताया हुआ है कि ये 3 एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन हमने देखना है कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं इनके और बाकी सब चीजें। तो सबसे पहली बात है वो ये है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर बात की जाए तो कहते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी की बात की जाए तो ये क्या है, मेटालाइड है। वैसे ही टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो बिस्मथ जो है यहाँ पर हमारे पास प्योरली मेटल है। बाकी आर्सेनिक और एंटीमनी की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हैं और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस जैसी हैं, नॉन मेटल जैसी हैं। ठीक हो गया, और दूसरी बात ये कि जो नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, लेकिन फॉस्फोरस के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक हो गया, और फॉस्फोरस को का दूसरा नाम है डेवल्स एलिमेंट। हम फॉस्फोरस को डेवल्स एलिमेंट भी बोलते थे, काफी इयर्स अगो से हम इसको डेवल्स एलिमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फौरन से क्या करता है, फायर के साथ बर्न हो जाता है। ठीक है, आग जल्दी से इसको लग जाती है। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डेवल्स एलिमेंट बोलते हैं। ये वैसे आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बुक पे तो नहीं है। और आर्सेनिक की अगर बात की जाए तो आर्सेनिक मेटालाइड है, उसके भी एलोट्रॉप्स हैं। उसके अलावा बिस्मिथ की बात की जाए तो बिस्मिथ क्या है, मेटल है। ठीक है, अब अगर बुक पे आप लोग पेज नंबर 57 पे अगर आप आ जाएं तो कहता है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑफ ग्रुप 5A शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कहता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की। क्यों कहता है, सबसे पहले जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस की, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो थे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स थे। मतलब उनके उनमें से आसानी से ना तो हीट पास होती थी ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, पुअर कंडक्टर्स थे। तो हमें ये पता चला कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। उसके अलावा हमने ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो
नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। वैसे ही अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो अगर हम उसको क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व, तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑक्साइड हुआ, एसिडिक ऑक्साइड हुआ। ऐसे ही कहता है नाइट्रिक या नाइट्रस एसिड जो है वो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। ऐसे अगर फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस के ऑक्साइड को भी अगर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो ये फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड देंगे। तो ये वजह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं दोनों क्या है, नॉन मेटल्स। उसके बाद कहते हैं देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कह रहे हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं तो यहाँ पर कंप्लीट शेयरिंग तो होगी नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, सिर्फ ट्रांसफर होगा। तो कहते हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। उसके अलावा उसने आर्सेनिक एंड एंटीमनी की बात की। उसने कहा है आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों के दोनों क्या है, मेटलॉइड हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी किस जैसी हैं, मेटल जैसी हैं, और कुछ प्रॉपर्टी किस जैसी हैं, नॉन मेटल जैसी हैं। तो इस वजह से हमने आर्सेनिक और एंटीमनी को किस में रखा है, मेटलॉइड में रखा है। फिर उसने कहा अगर बिस्मिथ की बात की जाए तो बिस्मिथ जो है वो सबसे बॉटम पे आ रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सा फैक्टर है, मेटालिक प्रॉपर्टीज दे रही है बिस्मथ। ठीक हो गया, बिस्मथ यहाँ पर मेटल है, बाकी फर्स्ट टू जो है वो नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलाइट है। ठीक है, अब वो कहता है कि नाइट्रोजन हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लीस्ट। क्योंकि नाइट्रोजन टॉप पे आ रहा है और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर, तो अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो इस वजह से कहता है नाइट्रोजन की जो एबिलिटी है वो इस 5A में सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। उसके अलावा कहता है द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो शिफ्ट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्डिंग टू आयनिक बॉन्डिंग। तो ये तो सेकेंड ईयर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कहता है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट जो थे वो नॉन मेटल थे, अब जो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स हैं वो आयनिक बॉन्डिंग बनाने को प्रेफर करते हैं। तो कहता है ऊपर जो था वो कोवेलेंट बॉन्ड था और नीचे जो है वो आयनिक बॉन्डिंग जो है उसमें ये प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गई है। अब उसने कहा है कि फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इससे क्या बनते हैं, हेलोट्रॉप्स बनते हैं। कहता है कौन कौन से हैं, नीचे मैंने लिखा है फॉस्फोरस के, आपकी बुक पे सिर्फ दो ही बताए हुए हैं, दोनों वो इंपॉर्टेंट वाले थे। एक जो है वो रेड है और दूसरा कौन सा है, व्हाइट है। लेकिन फास्फोरस के 4 एलोट्रॉप्स होते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है और वायलेट फास्फोरस है। ये इनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग है, जब हम इनको देखते हैं इनकी शक्ल से हमें आइडिया होता है कि इसकी ये अपीयरेंस है, इसकी ये। इनमें से जो व्हाइट फास्फोरस है जी, इनमें से ये जो व्हाइट फास्फोरस है कहते हैं वो पॉइजनस होता है, नेचुरली वो जो है वो पॉइजनस है। बाकी अगर रेड फास्फोरस, ब्लैक या वायलेट फास्फोरस की बात की जाए तो वो नॉन पॉइजनस है, वो टॉक्सिक नहीं है। तो बुक पर आपके दो एलोट्रॉप्स की बात की हुई थी, लेकिन इसके 4 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक एंड वायलेट। अब अगर आर्सेनिक के एलोट्रॉप्स की बात की जाए तो कहता है बिल्कुल वैसे ही, इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, येलो है, ब्लैक है और ग्रे आर्सेनिक है। बुक पे सिर्फ उसने बताया हुआ है कि इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि इनके क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। तो कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं वो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर एंटीमनी की बात की जाए तो कहता है एंटीमनी के भी 4 जो है वो एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से हैं, ग्रे है, येलो है, ब्लैक है और क्या है, व्हाइट है। अब यहाँ इसके आगे मैंने लिखा है कि जो ग्रे वाला है वो मोस्ट स्टेबल है, और उसमें जैसे हम एंटीमनी या आर्सेनिक की जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, मेटलाइट है। बात करने का मतलब ये है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी किस जैसी है, मेटल्स जैसी है, कुछ बिहेवियर इनका मेटल्स जैसा है, कुछ बिहेवियर किस जैसा है, नॉन मेटल जैसा है। तो इस वजह से कहता है इनकी जो इस वाला जो एलोट्रॉप है ग्रे एंटीमनी, इसकी ज्यादा जो प्रॉपर्टी है क्या है, मेटालिक है। अगर येलो एंटीमनी की बात की जाए तो कहता है इसकी जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल जैसी हैं। और अगर ब्लैक एंटीमनी की बात की जाए तो कहता है इसकी ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल जैसी है, खुद ये क्या है, सॉरी, कहता है इसकी जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटालिक है।
ठीक है। उसके बाद वाइट एंटीमनी की बात करें तो ये जो है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी है, कुछ नॉन मेटल जैसी हैं, लेकिन ये एक्सप्लोसिव बहुत होता है। ये जितने भी हम बनाते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह, इसमें कहता है वो एंटीमनी का भी थोड़ा सा यूज होता है, क्योंकि एंटीमनी जो है ये जो एलोट्रॉप है ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक हो गया। अब जो है ये तो हमने बात की इनके किसकी, एलोट्रॉप्स की, कि 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो क्या शो कर रहे हैं 5A के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपी की। अब ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि एक ही एलिमेंट जो है उसकी एक से ज्यादा क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एलोट्रॉपी कहलाती है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तीनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इनकी एक से ज्यादा क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, जिसकी वजह से इनकी एक से ज्यादा क्या बन जाते हैं, एलोट्रोप्स। अब कौन कौन से हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, येलो है, ब्लैक है, आपकी बुक पे नहीं है इतना, इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए कि किसके कितने एलोट्रोप्स होते हैं, अगर आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं। अब जो है सेकेंडली यहाँ पर एक सवाल बनता है, वो मैं सवाल आप लोगों से शेयर करती हूँ। बुक पे वो कहता है, जहाँ पे उसने लिखा हुआ है, phosphorus and other members of the group can make use of d orbitals in their bonding. This is because the energy of these orbitals is not much greater than those of other valence shell orbitals. कहता है क्या होता है, अभी बताते हैं क्या होता है। सेकेंड ईयर आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो फॉस्फोरस है वो 3 या 5 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई फॉस्फोरस कैन मेक 3 और 5 कोवेलेंट बॉन्ड, या किस तरह से जो है वो फॉस्फोरस 3 या 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बच्चे यहाँ पर जो है बात कुछ यूं है कि अगर हम क्या करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखेंगे तो क्या होगी, मैंने सामने आपके फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, ठीक है सेकेंड ईयर। तो क्या है फॉस्फोरस की, 1s2 15 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, ठीक हो गया। अब जो इसका वैलेंस शेल है ये 3s वाला बन रहा है, 3s2 3p3 और इसमें 3d आएगा, लेकिन 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 15 इलेक्ट्रॉन है वो मुकम्मल हो गए हैं। आपको दिखाई दे रहा है जहां पर मैंने लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब ये 3s2 और 3p3 जो है ये पांचों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट। देखा जाए तो कहता है कि जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो होता कुछ यूं है कि जो p ऑर्बिटल है ना, px है, pxy है, pz है, इन तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन कहता है अक्सर यूं भी होता है कि जो s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जंप होता है, 3s से जंप होके वो कहाँ पर जाएगा, 3d में जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। अब आप ये भी कह सकते हैं, आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि मैम ये जो 3s से इलेक्ट्रॉन 3d में गया, ये 3p में क्यों नहीं गया। क्योंकि स्टेबिलिटी यही है कि हर एटम के जो इलेक्ट्रॉन है जब वो सिंगल सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात है कि 3s से एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, जंप किया है और वो कहाँ पर गया है, 3d में गया है। समझ आ रही है बात की। तो इसी वजह से अब 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 3p 3py 3pz 3d, इन पांचों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उस टाइम पर फॉस्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। जब फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाने हैं तो क्या होगा कि s से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, d में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो है वो कितने बॉन्ड बनेंगे, सेकेंड ईयर 5 बॉन्ड बनाएगी। अच्छा, उसके अलावा जी, उसके अलावा जो है वो कहता है कि यही रीजन है, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉस्फोरस जो है वो कैसे 5 या 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई लेकिन आपने यहाँ से लिख लेनी है, खुद लिख लेनी है, और आपने बताना है कि जो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन है s से कहाँ पर जाता है, 3d में जाता है। इस वजह से या तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है और या फिर क्या होता है, फॉस्फोरस
5 बॉन्ड बनाता है। ठीक हो गया। कहते द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस को ऐसे लिखते हैं, बाय शेयरिंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p फॉस्फोरस कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। लेकिन जब फॉस्फोरस जो है आप देखें, फॉस्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। तो क्या होता है कि जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 3 बॉन्ड बनेंगे, जब उसने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 5 बॉन्ड बनेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन S से कहां पर जाएगा, D में जाएगा, तो इस टाइम पर फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब ये पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और फॉस्फोरस इस टाइम पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर बुक पे देखा जाए तो उसने लिखा हुआ है फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ द d ऑर्बिटल इन देयर बॉन्डिंग। कहता है बाकियों में भी यही होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, s से कहाँ पर चला जाएगा, d में चला जाएगा। कहता है क्योंकि इनके जो सब शेल्स है ना sp-d, इनमें एनर्जी डिफरेंस थोड़ा है, बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में इनमें आपस में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये वजह है। because this is because the energy of these orbitals is not much greater than those of the other valence shell orbital। जैसे कहता है कि फॉस्फोरस की एग्जांपल दी, तो फॉस्फोरस अपना 3s भी यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, 3p भी यूज कर रहा है, और आप सामने देख रहे हैं कि 3d भी यूज हो रहा है, और फिर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। कहता है इन फॉस्फोरस वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोमोटेड टू अ वेकेंट 3d giving 5 unpaired electron in the valence shell. Phosphorus can thus make use of 3 or 5 covalent bond। कहता है यही वजह है कि जो फॉस्फोरस है या तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, या फिर कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बना रहा है। अब अगर आप कहें कि जो है नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में ऐसा है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, उसका 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है, उसके पास जो है वो D आया ही नहीं है, D वैलेंस सेल है ही नहीं है। तो कहते हैं कि फॉस्फोरस जो है उसके आगे 3d भी आ जाएगा, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा, और जो फॉस्फोरस है वो या तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और या फिर 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेकेंड ईयर आपने यहाँ पर लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लें कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ फॉस्फोरस कैन मेक 3 और 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, ये मैंने लिखा हुआ। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ यहीं तक थी। उसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, जो पहला एलिमेंट है 5a का, तो जैसे पीछे हमने फर्स्ट एलिमेंट की अकरेंस पढ़ी है, देखा है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे ही हमने आज देखना है कि नाइट्रोजन की अकरेंस कहाँ पर है। आपको सबसे पहला बचपन से ही याद है कि एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, 78% जो है वो नाइट्रोजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कहता है नाइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव गैस है, बाकी गैसेस के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो कहता है इट इज इनएक्टिव गैस इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन विच इज द नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। फिर कहता है ये मिनरल्स की फॉर्म में नाइट्रोजन इतना नहीं एग्जिस्ट होता। हाँ, लिविंग थिंग्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे कहता है कि हमारे जो है लिविंग हम एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर प्रोटीन की फॉर्म में यूरिया, आप लोगों ने साइकिल पढ़ा होगा, यूरिया साइकिल सेकंड ईयर में है चैप्टर, पहला चैप्टर है आई गेस होम्योस्टेसिस वाला, वहां पर पढ़ा होगा यूरिया साइकिल। अमाइनो एसिड्स में जो अमाइनो एसिड का बेसिक यूनिट है वो नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में हमारी में 78% है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन आता है 21%, और उसके अलावा नाइट्रोजन मिनरल्स की फॉर्म में इतना प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, कंबाइंड फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें ये चाहिए होता है, जैसे यूरिया है, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये था आज का टॉपिक हमारा, इंट्रोडक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज और नाइट्रोजन की जो अक्रेंस है वहां तक। कल हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर आगे डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की, उनकी डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, ये रिएक्शंस हैं। मैंने आपको कहा था ना जो चैप्टर 4 है उसमें बहुत रिएक्शंस हैं, तो आप बस वो चैप्टर आ गए, उसमें रिएक्शन ही रिएक्शंस हैं, उसका उसके साथ रिएक्शन, उसका उसके साथ रिएक्शन। तो आज जो है हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि 5a जो है हमारे पास उसमें नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, और उसके बाद क्या कहता है एंटीमनी जो है मेटलाइड है, और बिस्मिथ जो है वो मेटल है।
फिर हमने कहा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की एक प्रॉपर्टी है जो क्या है, एलोट्रॉपी, जिसमें जो है एटम, सेम एटम की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डिफरेंस हो जाती हैं, डिफर करती हैं, और इससे एक से ज़्यादा उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं, जो मैंने आपको दिखाई कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी इतनी है, कोई किसी फॉर्म में ज़्यादा मेटालिक है, कोई किसी फॉर्म में थोड़ा मेटालिक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर हमने कहा टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनिक करेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर भी बढ़ रहा है। फिर मैंने कहा कि फॉस्फोरस हो गया या इसके और मेंबर्स हो गए, वो क्या होता है, इनमें इनका डी शेल भी यूज होता है, और जिससे ये 3 या 5 बॉन्ड बना सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है और फिर बताना है कि कैसे कोई जो है एलिमेंट 3 बॉन्ड बनाता है या कोई एलिमेंट 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अक्रेंस थी इसकी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को, शायद आप लोग जी अनम्यूट ही हैं, अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो सेकेंड ईयर आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये 5th ईयर में ही सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं? नहीं बच्चे, बाकियों में भी होती हैं। एलोट्रॉपिक की फॉर्म जो है कार्बन में भी होती हैं। पीछे देखा नहीं आपने, जो है वो हमने देखा था कार्बन की कौन कौन सी फॉर्म थी, एक डायमंड थी, एक ग्रेफाइट थी, उसके बाद अगर थिन की बात की जाए SN जो है उसकी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म थी। ये तो हर एलिमेंट में होती हैं, लेकिन हमने वैसे ही यहाँ पर उसने डिस्कस किया कि इसकी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। पीछे हमने कार्बन की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जैसे डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, इसी तरह बाकी एलिमेंट्स में भी होती है ये प्रॉपर्टी। मिस PCl 5 तो ऑक्टेट रूल का नहीं कर रहा फॉलो, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बॉन्ड तो तो फिर ये बनता है। स्टेबल होगा? कुछ हद तक स्टेबल होगा। देखिए उसका ऑक्टेट तो मुकम्मल है, लेकिन ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्वाइट स्टेबल है, पूरा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब हम यही बात करते हैं कि वही फॉस्फोरस जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन S से जंप होकर D में जा रहा है, ये उस टाइम पर होगा, तब PCl5 बनेगा। और मिस फिर जंप कब करेगा? बच्चे जब जंप हम उसे होता है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? नहीं नहीं, एनर्जी डिफरेंस बच्चे इनका अपना होता है, हम नहीं दे रहे होते एनर्जी, हमने नहीं देनी इन एटम्स को। या हम, या तो हो ना कि हम कहेंगे हमने इतने टेम्परेचर पे उसको रखा फिर उसने इतने बॉन्ड्स बनाए, हम ऐसे तो नहीं कह रहे। हम यही कह रहे हैं कि एक ही टाइम पे एक जो एटम है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये डिपेंड कर रहा है इनके अपने एनर्जी डिफरेंस पे, कि ये जो 3s और 3d ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी डिफरेंस थोड़ा है या ज्यादा है। अगर तो कुछ हद तक ज्यादा होगा तो वहां पर जंपिंग नहीं होगी, लेकिन अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो वहां पर आसानी से ही एक S का इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाएगा। एक ही एलिमेंट के अंदर ये जो एनर्जी डिफरेंस है सब शेल्स में, ये वेरी कर सकते हैं? जी बच्चे, कर सकता है। ओके मैम। किसी और का सवाल? बाकी सेकंड ईयर कहाँ है? बच्चे सो रहे हैं सारे, सेकंड ईयर सो रहे हो? मुझे तो यही लग रहा है आप लोग सो रहे हो सारे। वैसे तो आप लोगों की लाइव क्लास में तो कोई चुप नहीं होता, और आज सारे जो है ना वो चुप, वो बोल ही नहीं रहे। क्या हुआ है, डांट पड़ी है किसी से? अच्छा, तो ऐसा है कि हमने नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड कर लिए। कल हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे और आगे फिर हम डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अब आप लोगों ने रिएक्शंस के लिए तैयार हो जाना। ये चैप्टर है रिएक्शन, रिएक्शन सारे रिएक्शंस हैं इसमें। फलाने का रिएक्शन उसके साथ, उसका रिएक्शन उसके साथ, तो बस ये रिएक्शंस हैं इसमें। हो गया बच्चे, मैं मीटिंग लीव कर दूं अगर समझ आ गई है सारी तो? यस मैम। यस मैडम। ये किसकी आवाज है?